तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है हरविंदर और मैं ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूँ। तो जनवरी से मैं चला हुआ हूँ। अगर जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें तो पता, अगर कोई नया आया तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि अभी मैं पहुँच चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट के, ठंडा आ गया था अभी नीचे, सिक्किम को दार्जिलिंग कवर कर चुका हूँ वेस्ट बंगाल से, और नॉर्थ ईस्ट में मैं पहुँच गया था अपना सिक्किम में कवर कर चुका हूँ। अभी सिक्किम से मैं जा रहा हूँ असम की तरफ। और रास्ते में मैं अभी, अगर आपने लास्ट व्लॉग को देखे हैं तो आपको पता होगा, जब हम सिलीगुड़ी से असम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में गुरुद्वारा साहिब आता है हसीमारा। वो गुरुद्वारा साहिब के नाम ही पूरा जो एक छोटा सा कस्बा बना हुआ है, विलेज बना हुआ है, और सामने उसके एयरफोर्स है, तो बिल्कुल मेन रोड पे आता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप वहाँ पे रुकना चाहो तो आराम से रुक सकते हो। खाना पीना, रहना, वॉशरूम वगैरह सब कुछ बहुत ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। कुछ नहीं किसी से पूछा जाता है कहाँ से हो, कैसे हो। आपको जस्ट एक आधार कार्ड देना होगा फोटोकॉपी करवा के, और आपको वहाँ पे रूम भी मिल जाएंगे और बेड भी मिल जाएगा। तो अभी मैं आगे एक और गुरुद्वारा साहिब है, उनका मैं नाम भूल गया, तेग बहादुर जी का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर आए हैं ना, तो वहाँ पे भी जाके दर्शन करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने निकलना था। जैसे अरुणाचल प्रदेश जाना है, नागालैंड जाना है, मणिपुर जाना है। उधर का वेदर अभी ठीक नहीं है, तो मुझे थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे भी अभी गर्मी है, मतलब मैं वैन के अंदर रुकना बंद करके तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं गुरुद्वारा साहिब भी रुका हुआ था, और अभी आगे भी जाके गुरुद्वारा साहिब रुकूंगा। तो वहाँ पे जैसे आगे कौन सा है, असम का गुवाहाटी जाऊँगा ना, गुवाहाटी एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे देख लेंगे कोई होटल वगैरह, होम स्टे वगैरह या हॉस्टल वगैरह भी देख लेंगे 1-2 दिन के लिए, वहाँ पे रह लेंगे, है ना। गुरुद्वारा साहिब वहाँ पे भी है, वो भी एक्सप्लोर देखेंगे ना, उसके भी दर्शन करेंगे। तो इस तरह मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ दिखाता जाऊँगा और पूरा रोड आपको दिखाता जाऊँगा। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे आना चाहे, है ना, तो अगर वो मेरे को फॉलो कर रहे हो, आप व्लॉग देख रहे हो, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब पहुंचना। आपको किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हुआ है तो आप इजीली मतलब नॉर्थ ईस्ट कवर कर पाओगे। अगर आप नहीं भी आ सकते तो कोई इशू नहीं है, आप घर पे बैठे पूरा नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी वगैरह सब बोलते होते ना, कदे बम्बे तो कदे गुवाहाटी, है ना, घर बंदना ठहरदा हुए, कदे तू बम्बे कदे गुवाहाटी, वो वाला गुवाहाटी है मैं पहुँचने वाला हूँ। तो ये रास्ते में पुल आ गया, थोड़े खड्डे वगैरह आ गए भाई, ये लगेगी खड्डे में गाड़ी। और पानी वगैरह इधर तो अभी ज़्यादा नहीं है, अभी देखो ना पानी बहुत कम है, लेकिन जब पानी आता होगा तो यहाँ पे तबाही मचा देता है भाई। और इस रूट पे बॉम्बे गुवाहाटी वाला, मतलब ये गुवाहाटी का मेन रूट है ना शाम को एंटर करने वाला, तो ज़्यादा हमें यहाँ पे ट्रक ही मिलने वाले हैं, और कार वगैरह तो बहुत कम मिलेंगी। और यहाँ पे पंजाब के ट्रक, राजस्थान के, ये देखो ये भी अभी राजस्थान नंबर है, ये जा रहा है। आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के ट्रक यहाँ पे नॉर्मली मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो ये दिल्ली का था, तो ऐसे आपको सारे ट्रक वगैरह यहाँ पे मिलने वाले हैं। पंजाब नंबर के बहुत मिलेंगे, ये HR नंबर है। तो सब इधर गुवाहाटी जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रकिंग का चलता है ना, यहाँ से बहुत सारा सामान जाता है, जहाँ से चाय पत्ती जाती है, और लोहे का जो कुबाड़ है वो इधर से ज़्यादा जाता है। और भूटान से सबसे ज़्यादा जो ट्रक का सामान लेके जाते हैं ना, वो जाता है भूटान से। भूटान से पत्थर वगैरह ऐसी कई चीज़ें भूटान से हैं, वो जाती हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ भूटान से। जिधर लाइक जैसे जो लुधियाना से वहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, लुधियाना में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, बहादुरगढ़ से है। मैं काफ़ी ट्रक वगैरह से मिला था, उनके मैंने इंटरव्यू भी किए, अगर आपने पहले देखे हो तो, है ना। तो उधर से भर के आते हैं, और इधर से बंगाल से भर के लेके जाते हैं ज़्यादा, मतलब पत्थर वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा लेके जाते हैं। तो एक बार इंडिया कवर कर लें, फिर आपको दूसरे देश भी घुमाएंगे, है ना। और एक बार अभी इंडिया ही चल रहा है, और छोटा सा ये कोई आ गया कस्बा, रेड लाइट हो गई है, रोक लें। रास्ते में जाते हुए ये देखो कुछ ना मच्छी पकड़ने के लिए इन लोगों ने मतलब बना रखा है। इधर मतलब सेम ज़्यादा रहती होगी, है ना, वेस्ट बंगाल में ही हो अभी मैं। और ये देखो भाई कुछ ऐसा इन्होंने मच्छी पकड़ने, यहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे सब कुछ ऐसे लगा रखा है भाई। ये कुछ पर्टिकुलर सा एरिया है भाई, जब ज़्यादा यहाँ पे पानी खड़ा होता है, पानी गर्म होकर मतलब उमस सी नहीं हो जाती, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना। मैं मतलब 10 मिनट भी रुकना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, सच में बहुत मुश्किल है भाई। बस जस्ट मैं शूट करूँगा, साथ के साथ अंदर बैठ जाऊँ, बिल्कुल चिपचिपा सा मौसम हो रखा है, और पूरा पानी है जितनी दूर तक जा रहा हूँ मैं। मतलब कहीं पे तो रास्ते में ऐसे मतलब इन्होंने धान वगैरह लगा रखा है ना, चावल लगाए हुए हैं, और फिर क्या होता है दोबारा से जंगल शुरू हो जाता है दोनों साइड। तो जैसे वो जंगल है, इधर फिर धान लगा हुआ है, इधर पानी है, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम चलता जा रहा है। अभी मैं एंटर करने वाला हूँ, देखो आप गेट पे देख सकते हो कि गुरुद्वारा साहिब के बारे में लिखा हुआ था। तो कोई अभी रोड वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, तो स्टाइल बाजार और काफ़ी मार्केट होगी। आपको मैं यहाँ पे मतलब घुमाऊंगा इस दुबरी को भी,
दुबुरी दुबुरी लिखा हुआ था। और यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आती नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश या हिंदी भी बहुत कम लिखी हुई मिलेगी भाई यहाँ पे। यहाँ तो इंग्लिश में बोर्ड हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ फिर जो यहाँ की लोकल असम की लैंग्वेज है उसमें लिखे हुए मिलेंगे, हमें हिंदी भी नहीं मिलती। सो जिन लोगों को हिंदी से भी मतलब इंग्लिश भी नहीं आती है ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इंग्लिश में हर जगह पे अपने को मिल जाएगा, बट हिंदी आपको यहाँ पे बहुत कम लिखेंगे, मतलब बोर्ड पे नहीं मिलेगा कहीं भी लिखा हुआ, किसी भी साइन बोर्ड पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। तो ये बोर्ड वगैरह भर रहे हैं, तो चलते हैं आगे भाई। ये एंटर कर चुका हूँ जी अभी मैं दुबरी में। तो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें काफ़ी यहाँ पे मार्केट वगैरह और काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ छोटे छोटे मेरे काम भी करने वाले थे, वो भी मैं यहाँ पे करूँगा भाई। यहाँ पे रास्ते में बैरिकेड है ना, वो भी मैंने देखे कि भाई वो ना बांस के बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे लोहा वगैरह थोड़ा सा कम मतलब नहीं यूज़ करते, क्योंकि बांस ज़्यादा होते हैं। जो आप देखते हैं पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए होते हैं वो बांस के बने हुए थे, तो वो भी मतलब थोड़ा डिफरेंट सा लगा मुझे भी। सही बांस का सही यूज़ हो रहा है ना, लोहे पे खर्च नहीं कर रहे, और बांस के प्रॉपर तरीके से उन्होंने बैरिकेड बना रखे थे। तो अभी तक मेरे को लगता है आउटर एरिया पे है, तो मुझे बुलेट की एजेंसी वगैरह और ऐसा कुछ छोटे छोटे मॉल टाइप शॉप्स वगैरह मुझे दिखी हैं पीछे। तो जैसे देखते हैं आगे जाके दुबरी में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गुरु तेग बहादुर जी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। मैं इसके बाद वहीं पहुँचूंगा मैं सीधा। तो बिल्कुल एक नदी के कॉर्नर पर बना हुआ है, और गुरु नानक देव जी भी जब उदासी कर रहे थे वो भी यहाँ पे आए थे। तो इसका पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री वहाँ पे पहुँच के आपको मैं वो भी बताऊँगा। और साथ में जो दुबरी सिटी है ये भी पूरी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा पक्का। तो ऐसा है कुछ, देखिए असम 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 या असम बोल देते हैं, यहाँ के लोग असम बोलते हैं। और ये देखो कौन सी लैंग्वेज है, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो हिंदी आपको कहीं नहीं दिख रही, ये देखो आप, ये पूरा देखो एम बाजार इंग्लिश में लिखा हुआ है या फिर उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हिंदी में यहाँ पे आपको एक सिंगल साइन बोर्ड नहीं दिखने वाला, सामने कोई बोर्ड नहीं दिखेगा हिंदी में। इंग्लिश और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वही यूज़ की गई है। और ये होगी रेड लाइट। पहुँच चुका जी मैं गुरुद्वारा साहिब। तो यहाँ पे करते हैं जी साइड में पार्क, तो फिर मैं आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाता हूँ। एक बार मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ। और देखो आप कितनी खुली जगह और कितना खुला डुला गुरुद्वारा साहिब है, और पार्किंग हमें पूरी यहाँ पे खुली मिल जाएगी। तो सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब के मैं दर्शन करूँगा। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मतलब काम वगैरह भी चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। और ये देखो भी एंट्री पे मैं आपको करवाता हूँ दर्शन गुरुद्वारा साहिब के। और ये लिफ्ट वगैरह भी देखो लगाई है ना अभी, कितना अच्छे से सब कुछ मतलब बन रहा है ना अभी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰ। ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ रूम है वो ले रहा, वो भी मैं थोड़ा दिखाऊँगा अगे जाके। तो हुण आप उपर चलते हैं, तो थोड़ा मैं पूरा गुरुद्वारा साहिब के सारे मैं थोड़ा दर्शन कराना है। तो क्या की है जी, हुण ना मतलब मिस्त्री लगे हुए हैं, तो सारा गुरुद्वारा साहिब च देखो भी सामने जिदा तुसीं देख पा रहे हो, जो मेन जो बिल्डिंग अंदर बनी हुई है उत्थे काम चल रहा है ना, सामने देखो तुसीं। तो इधर राइट साइड पर देख सकते हो निशान साहिब। तो मॉर्निंग से तुहानूं मैं दोबारे फिर दिखाऊँगा वन टाइम लिए। हुण आके एक बार मैं तुहानूं दर्शन करवा दिना जी इत्थों। तो थोड़ा जिहा ध्यान नाल टप्पना पऊगा आपां नूं। ते सामने देखो जी, सामने हैगा दरबार साहब। इत्थे मैं एक्चुअली मत्था टेक गया सी पहलां, पर मैं तुहानूं वीडियो दे विच फिर दोबारा दिखा देना, क्योंकि दरबार साहब उदां उत्थे रखिया हुंदा दूसरी साइड, पर उधर इमारत बन रही है, इस करके दरबार साहब इत्थे प्रकाश किया होया जी। आ देखो जी सामने तुसी देख सकते हो जी, वाहिगुरू जी। हुण आपां चलदे हैं उपर, ते थोड़ा जिहा नाले उपर पीसफुल होऊगा। इत्थे मिस्त्री लगे हुए तो काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा है, वो आपदी मशीन्स वगैरह चला रहे हैं। आपां गल करदे हैं इत्थों दे इतिहास बारे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जा चानना पाओगे। ठीक है जी। ये जरा अपना स्थान, ये जो स्थान है यहाँ गुरु नानक देव जी के सबसे पहले चरण पड़े थे 1505 में। जब वो यहाँ आ रहे थे तो यहाँ के एक श्रीमंत शंकर देव जी हुए जो कि उस समय असम के गुरु थे, असामियों के कल्चर के गुरु थे। उन्होंने लोगों को बताया था कि संगीत के माध्यम से कैसे हम परमात्मा की प्राप्ति करें और परमात्मा से जुड़े। तो गुरु नानक देव जी इस जगह से आने से पहले जो श्रीमंत शंकर देव जी का कुटिया था यानी आश्रम था वहाँ ठहरे। गुरु नानक देव जी और श्रीमंत शंकर देव जी ने लोगों को समझाया कि आप जादू को मत छोड़, जादू के साथ में मत रहिए, आप परमात्मा की भक्ति कीजिए। फिर गुरु नानक देव जी यहाँ आए जो कि धुबड़ी के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे आए। जो सामने जो स्थान है ये इसी स्थान पे आए, जो कि अभी ये स्थान जो है काफ़ी ऊंचा है, पहले ये नीचे हुआ करता था। तो इसकी भी एक इतिहास है, वो भी हम आपको बताते हैं आगे। उनके बाद गुरु नानक देव जी जब 1505 में यहाँ आए तो उस समय जो 1505 का ईस्वी का जो ये था उसमें काफ़ी यहाँ पे जादू हुआ करता था। तो लोग जो थे वो जादू को ही सब कुछ माना करते थे, यानी जादू से ही उनका सब कुछ हुआ करता था। बेसिकली इस तरह हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई बंदा उस समय जादू करता था तो वो जादू को ही भगवान समझते थे उस समय। तो गुरु नानक देव जी ने लोगों को समझाया था कि आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा से जुड़िए, आप जिनको भी मानते हैं उनसे जुड़िए, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनसे जुड़िए। हाँ जिसको जी जी वैसा। तो गुरु नानक देव जी फिर यहाँ पे लोगों को बताए। उनके बाद यहाँ की एक रानी थी जो कि चक्रधर सिंह की माँ थी, वो भी गुरु नानक देव जी से यहाँ पे मिले। उनके बाद गुरु नानक देव जी यहाँ से जो आसाम के 7 सिस्टर हुए, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, वहाँ तक गए। उसके बाद वो तिब्बत भी गए। उनके बाद गुरु नानक देव जी फिर पंजाब को चले गए। लेकिन देखा जाए तो गुरु नानक देव जी का थोड़ा इतिहास है जो कि इस इतिहासों में बताया जाता है, हिस्टोरी में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा है, काफ़ी था। लेकिन सिखों को मालूम नहीं लगा कि और क्या हुए, क्योंकि उस दौरान यहाँ पे सिख नहीं थे। लेकिन हाँ, जो 9th गुरु हुए सिखों के, यानी जो अपने 9th गुरु हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बलिदान भी दिया, जिन्हें मानवता के लिए बलिदान भी दिया अपना, तो उनका यहाँ पे पवन चरण आए थे। जब वो यहाँ पे आए तो उस समय का समय था 1666 ईस्वी में। जब वो यहाँ आए तो उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा इतिहास जुड़ा। जैसे कि एक राजा था यहाँ पे जो चक्रधर पर्णपाल ध्वज था, उनके बीच में और औरंगजेब के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो रहा था उस समय। तो उनका वार्तालाप कराने के लिए भी यहाँ पे आए थे। और एक नित्याई धुबनी था जो कि यहाँ की एक लेडीज़ थी जिनको जादू आता था, वो भी उनका भी मुक्ति देना गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उनके लिए भी यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे इस जगह जहाँ पे हम अभी हैं, जहाँ पे हम इतिहास सुन रहे थे, इस जगह वो विराजे थे, यानी यहाँ पे बैठे थे। उनके साथ में और भी बहुत लोग आए, बहुत उनके शिष्य आए थे। तो जब यहाँ पे आए तो पता लगा कि यहाँ पे जादू वगैरह ज़्यादा है। तो गुरु नानक देव जी के मार्गों पे ही गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी लोगों को समझाया था कि आप जादू से मत जुड़िए, आप परमात्मा की भक्ति कीजिए। तो कहा जाता है जब गुरु तेग बहादुर साहिब जी यहाँ पे बैठे थे तो उनके बाद एक जो कि औरंगजेब का उस समय शासन चलता था पूरे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने एक राजा को भेजा था यहाँ पे कि आप जाइए, जो असम है जिनको अहोम के नाम से जाना जाता था और कामरूप के नाम से भी जाना जाता था, इस स्थान पे आप जाइए और यहाँ पे कब्जा कीजिए, यानी अहोम के ऊपर आप कब्जा कीजिए अपना। गुरु तेग बहादुर साहिब जी जब यहाँ पे आए थे तो उस समय हुआ था जो औरंगजेब था, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे अपना दबदबा बनाया रखा था, यानी अपनी उनकी कब्जा था पूरा हिंदुस्तान पे। तो वो चाहते थे कि अहोम, जिनको आज असम के नाम से जाना जाता है, जिनका एक और नाम था कामरूप, यहाँ पे वो चाहते थे कि मैं अपना कब्जा करूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कई सारे सेना को भेजा था, कई सारे राजाओं को भी भेजा था, लगभग 16 बार यहाँ पे अपने राजाओं को भेजा था यहाँ पे युद्ध करने के लिए, जो यहाँ का राजा था उस समय। तो कहा जाता है उस समय यहाँ पे जादू था और काले जंगल बहुत है, घने जंगल जिसे कहा जाता था वो बहुत है, रास्ते का कुछ अता पता नहीं था। तो जब भी वो आते थे तो वो मारे जाते थे, यानी वो जो औरंगजेब के सेना आते थे वो मारे जाते थे। तो औरंगजेब चाहता था कि नहीं, मैं आसाम के ऊपर भी कब्जा करूँगा। तो उन्होंने जब 17 बार एक राजा को भेजा जो कि जयपुर के राजा मान सिंह का पोता हुआ राम सिंह,
उनको जब यहाँ पे भेजा था, तो कहा जाता है उस राजा को यहाँ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं थे कि यहाँ पे कैसा इलाका है वो। तो उन्होंने अपने 15,000 सैनिक के साथ में, जो औरंगजेब के सेना थे उनके साथ में यहाँ पे आए। जब यहाँ पे वो आए तो उनको मालूम लगा जो कि हिंदुस्तान और असम का यानी कामरूप अहोम का एक बॉर्डर हुआ करता था, जिसे रंगामाटी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे वो रुके थे। जब वहाँ पे वो रुके तो वहाँ से जब आसाम के ऊपर एंटर करने लगे, आसाम में, तो उनके साथ में अजीब सी घटनाएं हुई, जैसे उनके सैनिक जो थे वो मारे जाते थे। तो उनको मालूम लगा कि यहाँ जादू है, मैं यहाँ युद्ध नहीं कर सकता। किसी ने उनको बताया भी था कि आप अगर युद्ध करोगे तो आप मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जादू है। तो कहा जाता है वो राजा फिर वापस जाने का प्लान लिया, यानी उन्होंने अपने मन में विचार बनाया कि मैं वापस चले जाऊं अपना जादू यहाँ पे युद्ध को छोड़ दूं। तो जो औरंगजेब का एक मेन सैनिक था उनमें, उन्होंने राजा को चेतावनी दिया कि देखो राजा, आप बिना युद्ध के हुए अपने राज्य वापस नहीं जा सकते, आपको यहाँ युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वो राजा फिर घबरा गया था कि मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ युद्ध करता हूँ फिर भी मारा जाऊं और वापस अपने राज्य जाऊं यानी जयपुर जाऊं, जो कि अपना किला है, वहाँ जाऊं, फिर भी औरंगजेब मुझे मार डालेगा। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको कोई बताया था, कोई संत महापुरुष है, उन्होंने बताया कि धुबड़ी एक जगह है जो कि रंगामाटी से 5 किलोमीटर दूर था, 5 से 10 किलोमीटर के गैप में है। तो वहाँ पे कोई श्रीमंत शंकर देव संत आए हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के मिलिए उनसे। आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको कोई वो आपको आइडिया देंगे, कोई विचार देंगे। तो कहा जाता है उन्होंने अपने 15,000 सैनिक के साथ में यहाँ पे आए। ये जो जगह है, जो कि पहले इनका नाम नहीं हुआ करता था, अभी धोबड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जब गुरु तेग बहादुर साहब जी विराजे थे, यानी बैठे थे यहाँ पे, जब वो ध्यान में थे, तो उन्होंने अपने पूरे सेना के साथ में यहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब जी से मदद मांगने के लिए आया। और जब मदद मांगे तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को पहचाना था, क्योंकि उनका एक जो कनेक्शन था गुरु तेग बहादुर साहब जी से यानी सिखों के प्रति, तो वो उनके दादाजी जो मान सिंह थे, उनके द्वारा उनका कनेक्शन था, जो कि गुरुद्वारा बंगला साहब, जो बंगला साहब गुरुद्वारा है, वो छवे पातशाह को दिया था, जो दीपावली बंदी छोड़ दिवस के समय में। यानी उनके जो दादा थे, राम सिंह के दादा, जो राजा यहाँ पे आया था, उनका एक दादाजी था उस समय, जिनका नाम मान सिंह था। तो उनको गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी के साथ में एक किले में बंद करवा दिया गया था, जबकि उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो दादाजी हुए यानी छवे पातशाह, उन्होंने उनको छुड़वाया था। तो उन्होंने उस खुशी में उनको एक बंगला दिया था, जिनको कि आज गुरुद्वारा बंगला साहब के नाम से जाना जाता है। तो उनका ही पोता यहाँ पे आया था, जिनका हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी बता रहे हैं। तो वो राजा का जो पोता था राम सिंह, उन्होंने जब गुरु तेग बहादुर साहब जी को यहाँ पे देखा, तो उन्होंने शीश नुकाया, अपना झुकाया। उनके बाद उन्होंने प्रणाम कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए महाराज, मेरी कुछ मदद कीजिए आप। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उनसे पूछा कि आप इतने सैनिक के साथ में यहाँ क्यों आए हो। उनके बाद उन्होंने बताया कि मेरे साथ में ये सब प्रॉब्लम हुआ, यानी जो भी आप बीती हुई, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को बताया। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहाँ के राजा जो था उस समय, चक्रधर पन्नपाल ध्वज, उनको बुलाया यहाँ पे, और उनको बुलाने के बाद में यहाँ पे उनका सुलह करवाया था। जो कि उस सुलह के दौरान ऐसा कहा गया था कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहाँ के जो राजा थे उनको समझाया था कि आप अगर आपस में युद्ध करोगे तो आप मारे जाओगे, इससे बेहतर होगा कि आप दोनों आपस में सुलह कर लीजिए, यानी आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। तो ठीक यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने गुरु जी के बातों से एग्री किया, यानी वो सहमत हुए, और उनके बिहाफ पे यानी गुरु तेग बहादुर साहब जी के समक्ष ही उन दोनों ने आपस में सुलह करवाया। तो जब यहाँ पे उन्होंने सुलह करवाया यानी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, तो कहा जाता है कि उनके जो सेना थे उनमें खुशी का माहौल छा गया, यानी वो बहुत खुश हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी के इन निर्णय से। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को कुछ देना चाहते थे, यानी उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को पूछा था कि महाराज, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो उस राजा के जो दोनों सेना थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को बहुत ज़्यादा अनुरोध किया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको लेना ही होगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बोला ठीक है, अगर आपको कुछ देना है तो गुरु नानक देव जी, जो कि समस्त मानवता के गुरु थे, उनका यहाँ चरण पड़ा, उनके याद में आप यहाँ पे मिट्टी डाल के ऊंचा जगह बना दीजिए। जो कि आप जैसे देख सकते हो कि जो नीचे का जगह है ये काफ़ी नीचे था, यहाँ से मिट्टी डाल डाल के ऊंचा किया गया है इस जगह को, जो कि आज बाउंड्री के कंक्रीट से ब्लॉक किया गया है इसको। तो यहाँ पे जब मिट्टी डाला जा रहा था,
उनके बाद एक यहाँ की निताई धुबनी हुई, जो कि वो जादूगरनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था गुरु तेग बहादुर साहब जी के आने के विषय में, कि यहाँ पे उनका आने का क्या कारण था। तो जब वो निताई धुबनी, जब यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा था, तो निताई धुबनी का इस जो यहाँ पे आप ब्रह्मपुत्र देख रहे हो, ये जो पानी का इलाका थोड़ा सा देख रहे हो, यानी हल्का हल्का दिखाई देता होगा थोड़ा आपको। थोड़ा पेड़ में से दिख जी रहा है जी। हमें। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस ब्रह्मपुत्र के नदी के तट पे, यानी ये जो इलाका था पूरा, ये जो अभी दिख रहे हो आप, जो मकान बनी है, यानी ये पेड़ पौधे है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हुआ करता था। अभी जो नीचे को चले गया, तो यहाँ से लेके हाफ किलोमीटर दूर उनका घाट हुआ करता था। जो वो लेडीज थी निताई धुबनी, उनका एक घाट हुआ करता था उस समय। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को बड़ा सा पत्थर फेंका था। वो इसलिए फेंका था क्योंकि वो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती थी। और उनका एक जगह भी था, ये गुरुद्वारे के ठीक पीछे उनका जगह हुआ करता था, घाट, जो कि हाफ किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से उन्होंने गुरु जी के ऊपर, जिस पे वो कपड़ा धोती थी, यानी वो एक लेडीज़ थी जो कि कपड़ा धोने का काम भी करती थी, और उनको जादू भी बहुत ज़्यादा आता था। जादू भी आता जी। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर बड़ा सा पत्थर फेंका, जो कि लगभग 10 फीट का था, जो कि आज समय के साथ में थोड़ा बढ़ भी रहा है वो। तो वो जब पत्थर फेंका था गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर, तो वो पत्थर दूर जाके गिरा, जिनका आधा भाग ज़मीन से नीचे और आधा भाग ज़मीन के ऊपर रहा, जो कि आज भी है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला अभी कि वो पत्थर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ भी रहा है। पहले वो 10 फुट का हुआ करता था, यानी उनके 7-8 फीट नीचे थे और 7-8 फीट ऊपर थे उस समय, जो कि आज हो गए 30-35 फीट वो ऊपर हो गया है 35 लगभग। फीट हो जी। अभी आप अगले पार्ट में, यानी इस वीडियो के अगले पार्ट में आप देखोगे। तो ये जो वो पत्थर जब नहीं लगा गुरु तेग बहादुर साहब जी को, तो उन्होंने बहुत गुस्सा हो गए वो, कि मेरा जादू क्यों नहीं काम किया, ये पत्थर कैसे दूर जाके गिरा। तो उनको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो ये सामने जो पीपल का पेड़ देख रहे हो, ये वाला पीपल का पेड़, तो वो जहाँ पे कपड़ा धोती थी, वहाँ पे ये पीपल का पेड़ हुआ करता था। वहाँ से वो उखाड़ करके गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए, यानी मारने के लिए, इसके ऊपर बैठ करके गुरु तेग बहादुर साहब जी के समक्ष यहाँ पे आई, ये जगह पे जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे थे, जहाँ यहाँ मिट्टी डाल के ऊंचा टीला बनाया गया था, ये वाली जगह पे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के समक्ष जब ये पेड़ आया था, लेकर के निताई धुबनी ने जब लेके आई, तो ये पेड़ हवा में ही रुक गया, और निताई धुबनी भी इसके ऊपर ही रह गई। तो उनको फिर समझ में आया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी को मैं कुछ नहीं कर सकती, यानी वो असीम कृपा के कोई शक्तिदाता है, वो परमेश्वर के कोई रूप है, तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, हो सकता है वो मुझे माफ़ कर दे। तो उन्होंने नीचे आकर के गुरु तेग बहादुर साहब जी से माफ़ी मांगा कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उनको पूछा कि आप जो जादू करते हो, यानी आप यहाँ के लोगों को परेशान भी करके रखे हो, मैंने सुना है, और जो आप अभी मुझे पत्थर का वार किया और ये पीपल का पेड़ लेके आई मेरे ऊपर मारने के लिए, तो इसका कारण क्या है, यानी आप लोगों को क्यों परेशान करती हो। तो उनका कहना था उस समय कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, यानी संत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जादू से मैं यहाँ पे नाम करना चाहूँ, यानी मेरे नाम से ही इस जगह को जाना जाए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बोला, जाओ, मैं तुम्हारे सिर पे आज से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब जादू छोड़ दोगी, तुम्हारे नाम से इस जगह का कहलाया जाएगा नाम। जिनकी जो कि उस समय निताई धुबनी ने अपने जादू को गुरु तेग बहादुर साहब जी के आगे ही परित्याग किया अपने जादू का, यानी उन्होंने जादू छोड़ दी, और उसी नाम से, यानी उस निताई धुबनी के नाम से धुबड़ी जगह पड़ा, जो कि आज धुबड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये धुबड़ी साहब का इतिहास था, संक्षेप इतिहास। ये इतिहास काफ़ी और भी बड़ा है, इस पे बहुत चीज़ जुटे हैं, जैसे कि आपका एक तिरुपुरा का राजा भी था। थोड़ा और बड़ा, इस वीडियो को थोड़ा और मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ। जो गुरु तेग बहादुर साहब जी जहाँ यहाँ पे मिट्टी डलवा रहे थे, मिट्टी डाला गया था, निताई धुबनी ने वो पीपल का पेड़ और एक पत्थर फेंका। तो उनके बाद में जब निताई धुबनी का सुलह हो गया, यानी निताई धुबनी ने माफ़ी मांगा था गुरुजी से, उनके नाम से इस जगह को जाना गया। तो उनके जाने के बाद में, यानी गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास जब उनका लड़का, यानी गुरु तेग बहादुर साहब जी के बेटी का जन्म हुआ, जो कि सिखों के 10वें पातशाह हुए, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के वारिस, यानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ धोबड़ी साहब में थे, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो लड़के थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म पटना साहब जो हुआ। तो उसका पता लगा गुरु तेग बहादुर साहब जी के मित्र, यानी त्रिपुरा के राजा राम राय को। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को बधाई देने के लिए अपने पत्नी के साथ में यहाँ पे आए थे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी को उन्होंने बधाई दिया कि महाराज आपके घर लड़का हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो काफ़ी चीज़ भी लेकर के गुरु तेग बहादुर साहब जी को भेंट करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी को उन्होंने जब अपने शुभकामनाएं दे रहे थे,
तो वो रोने लगे थे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूछा उनको, क्या हुआ, आप मुझे संदेश भी दे रहे हो, यानी आप मुझे शुभकामनाएं भी दे रहे हो और आप रो भी रहे हो। तो उस राजा का कहना था कि महाराज, मेरी उम्र जो है वो 60 साल हो गई है, मेरे घर में वारिस तो हुए कई, लेकिन वो टिक नहीं पाए, यानी उनकी मृत्यु हो जा रही थी। तो आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर पे कोई संतान हो, यानी मेरा कोई लड़का हो, मेरे वारिस हो, जो मेरा राजपाट चला सके। तो कहा जाता है गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में एक लड़के का दांत होगा, यानी एक लड़का पैदा लेगा, जिनका नाम आप रतन राय रखना। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, कहा जाता है कि जब उनको आशीर्वाद दिया था तो वो राजा फिर पूछा था कि महाराज, हमें मालूम कैसे लगेगा कि ये आपका दिया हुआ लड़का है, दांत है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने हाथों में अंगूठी पहना हुआ था, जिस पे एक ओंकार का निशान बना था। तो उस राजा को संदेश दिया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि आपके घर में जब वो लड़का पैदा लेगा, यानी जब जन्म होएगा उसका, तो उनके माथे पे एक ओंकार का निशान होगा। तो ठीक कहा जाता है कि जब उन लड़का 22 साल 21 साल का हुआ, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे माथे पे क्या चीज़ का निशान है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के द्वारा आप पैदा हुए थे, तो उनका ये निशान है, जो कि यहाँ के इतिहास है। जब बाद में एक निताई डोमनी, जब सारा चीज़ सुलह हो गया था, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ से वापस जाने लगे थे, यानी और भी जगह, तो कहा जाता है जब ये पीपल का पेड़ हवा में था, यानी इनके जो जड़ थे हवा में थे, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, तो उनके आसपास गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मिट्टी डलवाया था, जो उनके साथ में मतीत सिंह जी और बाला सिंह जी वो आए जो, उनके साथ में इन्होंने मिट्टी डलवा करके फिर यहाँ से गुरु तेग बहादुर साहब जी आगे की ओर गए। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी, मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगा इतिहास। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद बहुत सर। बहुत थोड़ा शुक्रिया जी। तुझे मतलब बाबा जी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब छोटी छोटी चीज़ को, मतलब मेरे को लगता है कोई जिनको प्रॉपर तरीके से किसी को पता होगा, मतलब हज़ारों में से कोई एक होगा जो मतलब बाबा जी की तरह एक्सप्लेन कर पाए कि छोटी छोटी चीज़ को, है ना। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकना था। तो मतलब कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगी ये जानकारी। और कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट का प्लान करते हो तो आपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक गुरुद्वार पे ज़रूर आना है। तो आप सभी के साथ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना, ताकि जितने भी हमारे भाईचारा है, जितने भी हमारे दोस्त, फैमिली, हर किसी को हमारे इतिहास के बारे में पता चले। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कल आपको यहाँ के और भी बहुत अभी पेंडिंग है, जैसे कि बाबा जी ने बताया कि नेक्स्ट पार्ट में तो काफ़ी कुछ है। मेरे को लगता है 2-3 ब्लॉग अभी यहाँ के और होंगे। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ, और डेली शाम को जैसे ब्लॉग आता है वो कल भी आपको देखने को मिलेगा।